जो हमारे यूरोपीय हमारे भारत में आए थे उनके आने का क्रम क्या है? हाथ उठाइएगा। मतलब पहले सबसे कौन आया, फिर उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कौन, ऐसे। दिव्या तुम बताओ, चलो बताइए दिव्या। हाँ 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 हाँ, ठीक है, शाबाश, बैठ जाइए। अच्छा, कल हमने एक शब्द का प्रयोग किया था, कोठी या फैक्ट्री। किसे कहते हैं? कोठी या फैक्ट्री। नहीं समझ में आया? चलिए एक बार फिर बताते हैं। हाँ दिव्या, लेकिन चलिए हम बता देते हैं। कोठी या फैक्ट्री वो स्थान जहाँ पे व्यापारी लोग अपना माल इकट्ठा रखते थे और उस व्यापार को सुरक्षित करने के लिए सैनिक भी रखे जाते थे, और वहां पे कुछ काम करने वाले लोग जो होते थे एजेंट के तौर पर वो रहते थे। उसकी किले की तरह सुरक्षा की जाती थी। उसी को कोठी या फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे पढ़ते हैं। यूरोपीय शक्ति जो हमारी आई तो उन्होंने अपनी कोठियां खोली। कोठी का अभी बताया ना, उन्होंने भारत में अपनी कोठियां खोली, फैक्ट्री खोली। कहाँ कहाँ? तो ये देखिए मैंने यहाँ बना दिया, हॉलैंड के आगे ये इस तरह का निशान है, फ्रांस के आगे ऐसा त्रिकोण बना दिया, अंग्रेजों के आगे ऐसे बना दिया है। ठीक है, इन तरह के निशानों में, और ये भारत का हमारा नक्शा है। ठीक, तो हम सबसे पहले हॉलैंड वासियों को देखते हैं। वो कालीकट, कोचीन, नागपट्टनम और चिंसुरा, इन 4 जगहों पर हॉलैंड वासियों, जिनको डच भी कहते हैं, इन्होंने अपनी कोठियां बनाई। ठीक है, दूसरा आते हैं फ्रांसीसियों ने। तो फ्रांसीसियों ने अपना कहाँ कहाँ बनाया? समझ लीजिए, इधर मछलीपट्टनम, पौंडीचेरी, चंद्रनगर एक ही जगह पे है, और पौंडीचेरी का ही एक है इलाका माहे, यहाँ पर इन जगहों पर इन्होंने अपनी कोठियां बनाई। लेकिन अंग्रेज जो थे वो बहुत चालाक थे। ये सारे तो आपने देखा कि ये समुद्री किनारों पर बने हुए हैं, लेकिन अंग्रेज इतने चालाक थे कि जानते थे कि इन किनारों पर जो लोग बेचते हैं अपना सामान, वो महंगे दामों में बेचते हैं। तो वो क्या करे अंग्रेज लोग, अपने एजेंट को भारत के बीच वाले हिस्सों में भेजे। वहां से वो लोग सामान सस्ते दामों में खरीदते थे, बल्कि उनसे खुद खरीदते थे जो बेचते थे। मान लो बुनकर से खरीद रहे हैं तो उनके घर जाके खरीदते थे। ठीक है, सीधे, बीच में कोई ना रहे, दलाल ना रहे, ताकि उनको सस्ते में कोई सामान मिले। तो अंग्रेजों की कोठियां आप देखेंगे ध्यान से, तो देखिए कहाँ कहाँ है। अहमदाबाद गुजरात की राजधानी, भड़ौच, सूरत, आगरा, पटना, कासिम बाजार बांग्लादेश में है, कासिम बाजार। ठीक है, इन जगहों पर अंग्रेजों ने, इंग्लैंड निवासियों ने अपनी कोठियां खोली। ये चालाकी करते थे क्योंकि इनको पता था कि हमको अपना सामान सस्ते में खरीदना है, तो यहाँ पे अपना सामान इकट्ठा करते थे और उसके बाद उसको ले जाते थे इंग्लैंड बेच। द्वारा स्थापित कोठियों का मानचित्र है। फ्रांसीसी, डच और अंग्रेज और पुर्तगाली सभी आए थे। ठीक है, पुर्तगालियों की नौसेना बहुत ताकतवर थी। उसके बावजूद जब ये चारों के चारों हमारे देश में आ गए तो इनमें से किसी का भी वर्चस्व नहीं रहा, यानी कोई मजबूती से भारत में अपना एकाधिकार नहीं कर पाया कि अंग्रेज ये नहीं कह पाए कि ये मेरा है, या फ्रांसीसी नहीं कह पाए, डच नहीं कह पाए। आपस में इनके में खींचत आने लगी थी। सब एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे कि कौन आगे बढ़ जाएगा और कौन भारत का व्यापार पे एकाधिकार कर लेगा। फिर व्यापारी कंपनियों ने भारत पर एकाधिकार करने के लिए नीतियां अपनाई, साम, दाम, दंड, भेद। क्या किया? किसी भी प्रकार से, ठीक है, पैसा देके, लालच देके, डरा कर, उनके रहस्यों को जानकर किसी भी तरीके से हमको भारत के व्यापार पर एकाधिकार जमाना है। ये उन लोगों ने किया, व्यापारियों ने, विदेशी व्यापारियों ने। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि वो राजाओं के दरबार में गए और वहां से राजाओं से विनती की कि हमको यहाँ व्यापार करने का एक पत्र जारी कर दीजिए, जिसको फरमान कहा गया। ठीक है, कुछ ने जाकर राजाओं से कहा कि हमें टैक्स ना देना पड़े। जैसे हम लोग टैक्स के बारे में आप लोग जानते हैं, हम कुछ भी खरीदते हैं तो हमें जीएसटी देना पड़ता है या कोई टैक्स देना पड़ता है, आपको पता होगा। तो उस तरह से टैक्स हर आदमी को, व्यापार करने वाले को देना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि टैक्स हमको ना देना पड़े, उसके लिए विनती की। तो मतलब वो किसी भी तरीके से उनसे विनती करके, उनसे प्यार से, किसी भी तरीके से वो अपना काम निकालना जानते थे और टैक्स ना देने दी। फिर उन्होंने तीसरा अपनाया कि वो यहाँ के राजाओं को भेंट देते थे। हुआ क्या कि जब विदेशी यहाँ आए, तो मैं शुरू से कहती हूँ कि भारत हमारा बहुत संपन्न था। ठीक है, तो यहाँ पे ढेरों पैसा था, सोने की चिड़िया कहा जाता था।
तो यहाँ पे शाना शौकत जब देखे विदेशी सारे व्यापारी तो बड़े एकदम चकाचौंध रह गए, तो बड़े खुश हुए एक से एक चीज देख के। तो उन्होंने कहा इनको आखिर हम मनाएं कैसे, तो उन्होंने राजाओं को उपहार देना शुरू किया। तो सबसे पहले जो अंग्रेज व्यापारी आया था वो जहांगीर के दरबार में, मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया था 1608 ईस्वी में। ये प्रथम अंग्रेज राजदूत था जो भारत आया था किसी राजा के दरबार में। उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, क्या नाम था? कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस 1608 में, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और 1608 में ये यहाँ पहुंच गया जहांगीर के दरबार में उनकी खुशामद करने के लिए। और सर थॉमस रो, ये भी अंग्रेज राजदूत था, ये 1615 ईस्वी में आया। ठीक है, और ये दोनों आए और इन्होंने क्या किया कि जहांगीर को हाथ के दस्ताने नहीं होते हैं, ग्लव्स, ये अंग्रेज लोग ज्यादा पहनते हैं क्योंकि उनके ठंड पड़ती है और थोड़ा आप दिखाते हैं कि सफाई का भी ध्यान देते हैं, तो वो ग्लव्स दिया भेंट में उनको और बग्घी दी। अपनी किताब में देखिए बग्घी बनी हुई है। बग्घी जानने ना हमारे रथ होते थे और उनके यहाँ बग्घी होती थी, तो ये बग्घी गिफ्ट में दिया जहांगीर को। ठीक है, ये बग्घी है। कि राजाओं के मन में लालच बढ़ा, जब उनको ढेर सारे गिफ्ट मिलने लगे तो उनको लालच बढ़ा। उनको ये भी लगा कि अगर व्यापार ज्यादा हमारा बढ़ेगा तो हमारा खजाना बढ़ेगा, क्योंकि हम कोई चीज बेचते हैं या खरीदते हैं, जब खरीदते हैं तभी तो हमारा खजाना बढ़ता है। ज्यादा व्यापार होगा तभी तो खजाना बढ़ेगा। अगर हम एक चीज 10 चीज बेच रहे हैं तो ज्यादा पैसा मिलेगा कि एक चीज बेचने पे मिलेगा? 10 चीज, तो हम ज्यादा, अगर व्यापार बढ़ेगा तभी तो हमें खजाना बढ़ेगा और व्यापार भी आकर्षित होगा हमारे यहाँ का। लोग जानेंगे कि भारत से इन चीजों का व्यापार हो सकता है। ठीक है, और हमको टैक्स भी अधिक मिलेगा। टैक्स समझ रहे हो ना, जब ज्यादा चीजें बिकेंगी तो टैक्स भी तो ज्यादा मिलेगा। उधर धमकी का भी असर राजाओं पे चल रहा था। धमकी क्या दी थी कि हमने तो आप लोगों को शुरू में बताया था कि पुर्तगाली नौसेना बहुत मजबूत थी, बताया था ना, उनके मुकाबले कोई नहीं था। और जो हमारे जहाज थे उनको ये व्यापारी लोग धमकी देते थे कि हम पुर्तगाली नौसेना से तभी आपको बचाएंगे, अन्य जो यूरोप के लोग थे, कि जब आप हमारा टैक्स नहीं कम कर देंगे या हमको व्यापार करने देंगे। समझ में आ रहा है? पुर्तगालियों से हम तभी बचाएंगे, और पुर्तगालियों का सामना केवल यूरोपीय ही कर पा रहे थे, तो ये धमकी भी हमारे ऊपर आ गई। ठीक है, अब उन लोगों का जो है क्या लाभ मिला इसका, अंग्रेजों को और अन्य व्यापारियों को यूरोपीय, वो टैक्स नहीं देते थे, फ्री हो गए। उन्होंने जमीन खरीद ली, उन्होंने गोदाम बना लिए, उन्होंने बंदरगाह बना लिए, मतलब हर चीज पे अपना अपना कब्जा करने लगे और बड़े बड़े किले बनाने लगे। और धीरे धीरे इन्हीं किलों में इन्होंने अपने सैनिकों को रखना शुरू कर दिया। और ये सैनिक पहले तो अपनी रक्षा के लिए रखे और बाद में देखो परिवर्तित होते होते क्या हो गया कि हमारे ही देश पर आकर आखिर में आके कब्जा कर लिए। तो ये था हमारा यूरोपियों का भारत में आगमन। अब आपकी पुस्तक में और भी जानिए करके एक कॉलम है जिसमें ये दिया गया है कि यूरोपियों द्वारा मसालों का प्रयोग स्वाद के लिए नहीं, मांस को सड़ने से बचाने के लिए कई महीनों तक सुरक्षित रखने के लिए किया जाता था। दूसरा ये दिया है कि पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड, यूरोपीय देशों का क्षेत्रफल जो हमारे यहाँ का उत्तर प्रदेश हमारा है उससे कम है, उसके बावजूद इन्होंने हमारे ऊपर आधिपत्य कैसे किया, यह ध्यान देने योग्य बात है। इस समय यूरोपीय देशों में तकनीकी विकास जैसे घड़ी, छपाई, प्रेस आदि बनाए जा रहे थे, तो हमारे यहाँ के लोग उससे अनभिज्ञ थे। फिर धनी व्यापारियों ने पैसा उधार देने के लिए बैंक की स्थापना की। इसके लिए वो शुल्क लेते थे जिसे ब्याज कहते थे। आज भी हम यही करते हैं, हमें ब्याज बैंक से उल्टा मिलता है। तो पहला बैंक इटली वासियों का था 17वीं शताब्दी में लंदन में। आज यूरोप के समस्त देश यूरोपियन यूनियन में संगठित हो गए और आर्थिक रूप से एक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आ गए हैं।